सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। सो लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं। जो टॉपिक्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे दैट इज़ टूरिज्म इन इंडिया। इस पर एक अच्छा एडिटोरियल जो है वो पब्लिश हुआ है, स्कूल विदाउट बैरियर्स, केन बेतवालिक एंड GM क्रॉप्स एंड देन मेंस का क्वेश्चन। तो GM जो क्रॉप्स है ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, दिस इज रिलेटेड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन केन बेतवा ये ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का टॉपिक है। स्कूल एजुकेशन, ये एजुकेशन एडिटोरियल के अंदर आर्टिकल है तो एजुकेशन के ऊपर है। टूरिज्म इन इंडिया इसे हम इकोनॉमी के अंदर जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जो कि एडिटोरियल के अंदर आपका आर्टिकल पब्लिश जो है हुआ है। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। ये प्रश्न देख लो, आज का प्रश्न है एक्सप्लेन द रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर GM क्रॉप्स इन इंडिया। भारत में GM फसलों के लिए नियामक तंत्र की व्याख्या आपको करनी है। 10 मार्क्स में यू हैव टू राइट इट डाउन। ठीक है, कल जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया था ये क्वेश्चन था और इसका जो बेस्ट आंसर कम्युनिटी सेक्शन में विल पुट। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज द बेसिस फॉर डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी को आपको डिस्कस जो है करना है। आई थिंक ये क्वेश्चन कल दिया था, पहले दे दिया था, एक बार आप देखना। कल भी आई हैव गिवन यू वन क्वेश्चन, ठीक है, तो आई होप आप लोग जो है गो थ्रू हुए होंगे। अभी देखो रिपब्लिक डे ऑफर है, तो ये बैच कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी से। एंड ये प्राइस आप देख सकते हो और यहाँ पे देखो ये 18 मंथ 12 मंथ ये जो आप देख रहे हो आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में देखो ऑप्शनल है। ये जो अमाउंट आप देख रहे हो इसमें ऑप्शनल भी इंक्लूडेड है। देखो ऑप्शनल है, मेरे द्वारा भी कोर्स जो एक आएगा जैसे साइंस का, एग्रीकल्चर का और IR का, ये तीनों कोर्स प्रीलिम्स के लिए आएंगे। ठीक है, तीनों कोर्स आपके प्रीलिम्स के लिए आएंगे दैट आई एम गोइंग टू लॉन्च। और ये कोर्स तो आप एक्सेस कर पाओगे। साथ में देखो बैच कोर्स भी है आपका, आरंभ बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। आरंभ बैच 27 से स्टार्ट हो रहा है आपका। और ये ऑफर जो आप देख रहे हो तो इसमें सारे कोर्सेज, जितने भी एजुकेटर्स के कोर्सेज आएंगे सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं यार। जो बैच कोर्सेज अगर आप देखोगे, NCERT के जो कोर्सेज हैं ये भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर भी आप जरूर से विजिट करें। एडमिशन जो है 2024 के लिए ओपन है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपका क्लासेस वहाँ भी ली जा रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक वर्किंग हैंड इन हैंड टू शोकेस इंडिया। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट कुछ एक चीज़ें हैं। अब देखो यूट्यूब का थोड़ा सा एल्गोरिदम चेंज हुआ है और उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जो भी सेशन लाइव होता है तो वो लाइव कैटेगरी में जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं सर आपका सेशन आता है फिर दिखता नहीं है। ठीक है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि ये जो सेशन है मैं आपके लिए रिकॉर्ड करके 9 बजे के आसपास, 9 सवा 9 के बजे के बीच में वो आपका लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो वीडियो है वो वीडियो कैटेगरी के अंदर ही जाएगा, ऐसा लाइव कैटेगरी के अंदर नहीं जाएगा। ये कुछ एल्गोरिदम इन्होंने चेंज किए हुए हैं यूट्यूब के अंदर और इस वजह से बच्चे भी काफ़ी परेशान रहते हैं कि वो सेशन है कहाँ पे। वो सर्च करते हैं वीडियो कैटेगरी में, उनको मिलता नहीं है। तो ये थोड़ा सा चेंज है, आप लोग बता देना जैसा भी है। वही आपका जो टाइमिंग है वो ऐसा ही रहेगा, 9 साढ़े 9 तक आपको वीडियो मिल जाएगा और लाइव हो जाएगा, मतलब वो अपने आप लाइव हो जाएगा। बट अंतर सिर्फ ये रहेगा वो वीडियो कैटेगरी के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, तो जैसे जब आप YouTube देखोगे तो YouTube में जो वीडियो कैटेगरी है, फिर एक लाइव कैटेगरी है, एक शॉर्ट कैटेगरी है, इस टाइप से ऊपर लाइन लिखी होती है। तो ये वीडियो आपको वीडियो कैटेगरी के अंदर मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। होम पेज में भी मिल जाएगा, वीडियो कैटेगरी के अंदर भी मिल जाएगा, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग हैंड इन हैंड टू शोकेस इंडिया। तो यहाँ पे देखो टूरिज्म से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, तो नेशनल टूरिज्म डे है 25 जनवरी, तो इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स है टूरिज्म से रिलेटेड इंडिया के कंटेक्स्ट में। सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिस्ट पॉलिसी जो है, टूरिस्ट पुलिस जो है वो डेवलप की है। खास तौर से स्पेसिफिक जो पुलिसिंग है टूरिस्ट जो एरियाज है वहाँ पे किस तरीके से जो पुलिस है उनको सेंसिटाइज किया जा सके। फॉरेस्ट और डोमेस्टिक जो आपके टूरिस्ट हैं उनको किस तरीके से आपको ट्रीट करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें ये जानकारी प्रोवाइड करना। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसने क्या है, युवा टूरिज्म क्लब भी जो है वो क्रिएट किया है, जिससे जो इंडियन टूरिज्म के एम्बेसडर्स हैं, यंग एम्बेसडर्स हैं, उनको प्रमोट किया जा सके इन द सेंस की जो टूरिज्म है देश के अंदर उसको प्रमोट करने के लिए जो एक रिप्रेजेंटेटिव है उन रिप्रेजेंटेटिव्स को रखा जा सके। फिर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवे की अगर बात करें तो उन्होंने क्रूज टूरिज्म स्टार्ट किया है।
खास तौर से जैसे बहुत सारे ऐसे एरियाज है जो क्रूज, आई थिंक बड़ा सा शिप सा होता है, उसके अंदर सारी फैसिलिटीज होती हैं, तो क्रूज टूरिज्म भी आपका स्टार्ट किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे। फिर आज के समय में जो मिडिल क्लास है या आप कोई भी कहें, जो भी अर्निंग आपकी कर रहे हैं, तो लोग अब अलग अलग जगह एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं, एंड दे आल्सो वांट टू विजिट द क्रूज, और इन सबको विजिट भी करना चाहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की बात करें तो उनके साथ मिलके ऐसे जैसे देश हैं, जैसे मान लो कुछ ऐसे देश हैं, कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो उन कंट्रीज में इंडिया के प्रति काफी इंक्लिनेशन होगा, या ऐसे देश जहां से बहुत सारे टूरिस्ट इंडिया के अंदर आते हैं, तो उन जगहों को आइडेंटिफाई करना, मतलब उन देशों में, और हमारे जो मिशंस हैं वो वहां पे उनको प्रमोट करना, इंडिया में उस प्रकार के प्रोडक्ट लेकर आना जो कि उस देश से रिलेटेड है। सपोज करो कि फ्रांस से बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं, तो हमारा जो मिशन होगा, मतलब एम्बेसी होगी फ्रांस के अंदर, वो फ्रांस स्पेसिफिक प्रोडक्ट उन जगहों में जहाँ उनके टूरिस्ट विजिट करते हैं वो भी मिलेंगे, और वो किस तरीके के प्रोडक्ट पसंद करते हैं इंडिया के, वो भी वहाँ अवेलेबल कराएं। इस प्रकार का कदम भी आपका उठाया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोडवे की बात करें, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बात करें, तो वहाँ पे हाईवे में फ्यूल स्टेशन और प्रॉपर अच्छा एक क्लीन सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो आपकी पेट्रोल पंप्स और सारे होते हैं। कई प्रकार के जो कमर्शियल फ्लाइट रूट्स उनको भी फंडिंग की जा रही है आपकी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ मिलके, जिससे कि जो भी ऐसे रूट्स हैं जहां से टूरिस्ट आते हैं तो इजीली जो फ्लाइट्स हैं वो अवेलेबल रहें और किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, तो ये भी इंश्योर करना है। नई जो ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी आई है, तो जो नई ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी आई है, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे अगेन इसका एम क्या है, टूरिज्म पॉलिसी, तो टूरिज्म को प्रमोट करना। एंड ऑल्सो दिस पॉलिसी हैज बीन फॉर्मुलेटेड, जैसे कोविड-19 से जो मूवमेंट है बहुत अफेक्ट हुआ था, कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उसको भी देखना कि इसका इम्पैक्ट कैसे हुआ, फ्यूचर में कितने टूरिस्ट आ सकते हैं, और यहाँ पे विजन फॉर इंडिया एट 100, यहाँ पे किस तरीके से टूरिस्ट या जो टूरिज्म सेक्टर है उस टूरिज्म सेक्टर को वी कैन प्रमोट, किस तरीके से हम उस टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में भी कार्य आपका इस पॉलिसी के माध्यम से किया जा रहा है। चाहे कई प्रकार के जो भी संस्थाएं हैं उनमें कुछ बदलाव करने हैं, या कोऑर्डिनेटेड एक्शन, जो एक कोऑर्डिनेशन है यूनियन स्टेट लेवल पे, जैसे अभी हमने देखा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो साथ में आके काम कर रही हैं, अपना अपना काम करना। ऑब्जेक्टिव सभी का एक ही है कि टूरिज्म को भारत के अंदर किस तरीके से प्रमोट किया जाए, तो यूनियन स्टेट लेवल पे किस प्रकार का अलग अलग लेवल पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे कोऑर्डिनेशन कैसे स्टैब्लिश करना, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म उस पर्पस के लिए डेवलप करना। सो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को फॉलो किया गया है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को फॉलो किया। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में मतलब इसमें स्टेट की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, लोकल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, यूनियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इंडिया के पास G20 प्रेसिडेंसी है, इंडिया इस बार G20 का प्रेसिडेंट है, तो बहुत सारे समिट्स इंडिया के अंदर होंगे, तो बहुत सारे लाखों में टूरिस्ट आएंगे, वो इंडिया के जो भी टूरिस्ट स्पॉट है उसका एक तरीके से वो एम्बेसडर के रूप में वर्क करेंगे, दे विल वर्क एज ए एम्बेसडर, और वो जाएंगे इंडिया को रिप्रेजेंट, इंडिया की जगहें, जैसे मान लो यहाँ कोई आया टूरिस्ट आया, वो अपने देश जाएगा, बताएगा हम इंडिया गए थे, इंडिया में ये अच्छा है वो अच्छा, इस टाइप की चीज़ें। तो यहाँ पे भी वर्क किया जा रहा है कि G20 का, क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंट है 1 साल के लिए, तो वहाँ पे देखा जाए कि किस तरीके से जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस उसको डेवलप किया जाए, जिससे कि जो लाखों में टूरिस्ट आएंगे उनका एक्सपीरियंस बेटर आपका हो सके, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग 200 के आसपास जो है मीटिंग है, और इंडिया का जो कल्चरल, स्पिरिचुअल, नेचुरल जो हेरिटेज है उसको प्रमोट किसी प्रकार से किया जाए। सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म डिक्लेरेशन ऑफ विजिट इंडिया ईयर 2023। अब ये विजिट इंडिया ईयर 2023 का एम क्या है कि बहुत सारे जो टूरिस्ट प्रोडक्ट है, डेस्टिनेशंस है, उन सबको जो है प्रमोट करना, ग्लोबल टूरिस्ट जो ग्लोबल टूरिज्म है आपका, जो ग्लोबल टूरिस्ट मार्केट है, जैसे फॉर एग्जांपल लोग अलग अलग जगहों में हैं, अब बड़ी बड़ी एजेंसीज भी हैं, अब वो चाहेंगे कि जब टूरिस्ट आए तो वो इंडिया को प्रीफर करे, इंडिया के प्रोडक्ट को प्रीफर करे, इंडिया के जो भी एक्सपीरियंस है उनको अच्छा लगे, और दूसरी जगह पे भी उसके बारे में बोले। तो इस प्रकार के एक्सपीरियंस को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस साल के लिए वो फोकस आपका 2023 के अंदर जो है वो किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपिंग स्कूल विदाउट बैरियर। देखो एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर काफी बढ़िया प्रश्न आपके लिए फ्रेम होते हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, और बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशंस हैं। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है, दिस आर्टिकल इज रिलेटेड एंड लिंक्ड विथ अगेन जो चिल्ड्रंस हैं, दे आर फेसिंग डिसेबिलिटी, या आप कह सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड जो चिल्ड्रंस हैं हमारे,
उनसे रिलेटेड है कि उनके लिए भी हम किस प्रकार से अपना एजुकेशन इंक्लूसिव कर सके। तो ये टॉपिक आपको एजुकेशन के अंदर नोट कर लेना है, ठीक है। एजुकेशन, ये जीएस पेपर 3 और 2 दोनों में से किसी में भी जो प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम हो सकता है। प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज ऑलरेडी जो है वो वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा, और ये हिंदू का भी सेशन जो है वो आपको वीडियो सेक्शन के अंदर ही प्रोवाइड रहेगा। तो यही 9 साढ़े 9 तक जो है फर्स्ट आई विल टेक द सेशन, और फिर आपका लाइव हो जाएगा। तो मतलब कैसे रहेगा, आई हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, कंटेंट प्रिपेयर करना, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड करके फिर लाइव कर देना, ठीक है, लाइव कर देना। तो वो 9 साढ़े 9 तक आपको लाइव हो जाएगा। अब उसमें आपको फायदा क्या है कि वीडियो सेक्शन के अंदर ही दिख जाएगा वीडियो। अभी आपको लाइव कैटेगरी के अंदर दिखता है, तो कई बच्चे उनको पता ही नहीं चलता है कि अच्छा लाइव कैटेगरी में आपका जो है सेशन है, तो वो दे आर नॉट अवेयर और दे सेंड मैसेज। तो आप बता देना इसमें कुछ अगर आपका कंसर्न हो। सो डेवलपिंग स्कूल विदाउट बैरियर्स। अब देखो यूनेस्को की 2019 की जो रिपोर्ट है, इसने मेंशन किया है कि जो चिल्ड्रंस है विद डिसेबिलिटीज, इसमें लगभग 1.7% ऑफ द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया। तो ये बड़ा नंबर, मतलब 100 बच्चे हैं, उसमें से लगभग 2 बच्चे हैं दे आर डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबल है। अब इसमें क्या है कि किसी भी जगह पे अगर, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, कई प्रकार के वो उन्हें चीजें फेस करनी पड़ती है, फिजिकल, इंस्टीट्यूशनल, सोशियो इकोनॉमिक, कम्युनिकेशन बैरियर्स उन्हें जो है फेस करने पड़ते हैं। एंड मोर देन 70% जो 5 ईयर ओल्ड है विद डिसेबिलिटी, उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उनको अटेंड नहीं की है। कई प्रकार के बैरियर्स हैं, जैसे जो वो फेस करते हैं, जो कि उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो है वो वी कैन से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को विजिट कर पाएं। तो जैसे अब स्कूल बस है, स्कूल में बैठने की जगह, स्कूल कैसे एक्सेस किया जाए, उनको पढ़ने से रिलेटेड जो भी चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है। चाहे जैसा अब बच्चे हैं, अब बस वो सेम बस में उसी तरीके से नहीं बैठ सकते, वो उतरना है, क्लासरूम में जाना है तो सेम चीज़ उस तरीके से वो नहीं समझ पाए, मतलब बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं। तो इन स्कूल्स में टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको इंक्लूसिव जो है वो बनाना पड़ेगा। अदरवाइज जो हमारी 1.7% चाइल्ड पॉपुलेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो ये बहुत जरूरी है कि इस प्रकार के, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, कैंटीन, टॉयलेट से लेके इन सारी चीज़ों को एक प्रकार से इंक्लूसिव बनाना बहुत जरूरी बन जाता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स, टीचर, स्टाफ, कम्युनिटीज, इनको एक प्रकार से अवेयरनेस जनरेट करना। जैसे अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है तो उसके अपने अलग तरीके के चैलेंजेस हैं, अपने अलग तरीके के पॉजिटिव हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है वी बिकम इनसेंसिटिव टू देम। हम किस तरीके से उनको मोटिवेट करें, कैसे वो आगे बढ़े इस पूरे अपने चैलेंजेस को कैसे मीट करें, उसमें हमें थोड़ा सपोर्टिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, उनके इमोशनल एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा, और इसके लिए स्पेसिफिक अवेयरनेस टीचर, स्टाफ, पेरेंट्स को भी जो है उनके प्रति भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कई प्रकार के, चाहे वो डिजिटल इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें, अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज हैं या इक्विपमेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल आपका किया जा सकता है। इवन आर्टिकल 21A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, इसमें भी साफ साफ ये चीज हाईलाइट किया गया है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना 6 to 14 ईयर्स के बच्चों की। और यहाँ पे फंडामेंटल राइट भी है, इवन फंडामेंटल ड्यूटी भी पेरेंट्स की बन जाती है, इवन सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है, अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी वो जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ संवैधानिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि किस तरीके से हम एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाएं, किस तरीके से इवन जो पर्सन डिसेबिलिटी फेस कर रहे हैं या डिफरेंटली एबल्ड है हमारे जो बच्चे, उनको किस तरीके से हम एजुकेशन जो है वो इंश्योर करें, उन्हें प्रोवाइड करें। तो सर्व शिक्षा अभियान, जो कि जीरो रिजेक्शन पॉलिसी को हम अपनाया जाता है, मतलब किसी भी बच्चे की चाहे किसी भी प्रकार की चैलेंज वो फेस कर रहे हैं, चाहे कितने भी लेवल की डिसेबिलिटी, हमें उन्हें क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना ही है। इंडिया ने रेटिफाई भी किया यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और अगर देखा जाए तो किस तरीके से, मतलब हमने ये जो यूएन का कन्वेंशन है जो कि बच्चे जो कि डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम जो कन्वेंशन है उसको हमने साइन और रेटिफाई भी कर रखा है। और ऐसी स्थिति में जैसे सुगमय भारत अभियान है, किस तरीके से जो बच्चे हैं अलग अलग जगह को अगर एक्सेस करते हैं उसको कैसे और एक्सेसिबल बनाया जाए, खास तौर से जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल है। तो ये एक इनिशिएटिव है जो कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां पे जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल है या बच्चे हैं उनके लिए एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके। जो एक्सेसिबिलिटी एस्पेक्ट है
दैट कैन बी इंक्रीज्ड, किस तरीके से डिसेबिलिटी एस्पेक्ट है उसको इंक्रीज किया जाए। फिर आप प्रिंसिपल ऑफ लीव नो वन बिहाइंड की बात करें तो यहां पे प्रिंसिपल ऑफ लीव नो वन बिहाइंड की अगर हम बात करें तो सपोर्टिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लीव नो वन बिहाइंड, ये जो है इसमें भी क्या है, सेंट्रल ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोमिसेस ऑफ 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट भी इस प्रिंसिपल को कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना, इस प्रिंसिपल के तहत अगर हम काम करें। अब देखो किसी को पीछे नहीं छोड़ना कि का मतलब हुआ इवन जो बच्चे हु आर फेसिंग डिसेबिलिटी वो भी अब क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके। अगर वो एक्सेस कर सकते हैं तो कई प्रकार के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसमें 169 टारगेट्स हैं, 17 के आसपास आपके वी कैन से गोल्स उसके अंदर डिफाइंड हैं, चाहे हेल्थ से एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जो गोल्स उसमें डिफाइंड हैं। वी विल बी एबल टू मीट दोज गोल्स एज वेल, उन गोल्स को भी जो है हम मीट कर पाएंगे। सो एंकर्ड अंडर द मेन स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट इवन यूएन हैबिटेट, इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है कि किस प्रकार से जो स्कूल्स हैं, फॉर एग्जांपल टू स्कूल्स इन दिल्ली, उनमें एक्सेसिबिलिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सके। तो ये एक प्रोग्राम भी रन किया विद द हेल्प ऑफ आईआईटी खड़गपुर एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में मिलकर किस तरीके से जो एक्सेसिबिलिटी है उस एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव किया जा सके, उस डायरेक्शन में कार्य आपका किया जा सके। फर्दर ये भी हाईलाइट किया गया है कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, इनेबलिंग एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि वही सेम सी बात है कि इस प्रकार का इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके, इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके जिससे कि क्वालिटी एजुकेशन को बच्चे एक्सेस कर सके, खास तौर से जो डिसेबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड है। स्कूल का इकोसिस्टम हम इस प्रकार से डेवलप करें कि दे आर एबल टू एक्सेस, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भी एक्सेस कर सके और क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड किया जा सके। इस डायरेक्शन में जो है कार्य करने का जरूरत है। फिर इसके लिए और भी जैसे जो अवेयरनेस जनरेट करना बच्चों में, पेरेंट्स में, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जो स्कूल की फैकल्टी है, जो एजुकेटर्स हैं, अलग अलग तरीके के टूल किट्स, मटेरियल्स, क्योंकि जो डिसेबल्ड हैं, डिफरेंटली एबल्ड, उन्हें जो मटेरियल पढ़ने को दिया जाए उसमें थोड़ा से बहुत चेंजेस करना जिससे कोई इजीली एक्सेस कर सके। टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड हम कर सकें, स्पेशल एजुकेटर्स हैं या फिर जो स्कूल फैसिलिटीज हैं, फैकल्टीज हैं, उनको हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत है। टेक्निकल ट्रेनिंग जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करने का जरूरत है। तो यहाँ पे हर एक आयाम, स्कूल में टीचर्स जिससे पढ़ाते हैं, इक्विपमेंट्स, सरकारें चाहे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हों, चाहे मान लो म्यूनिसपैलिटी उन सबके स्कूल्स हैं, हर लेवल पे हमें कार्य करना पड़ेगा। देन ओनली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द डिफरेंटली एबल्ड पीपल। सो यहाँ पे 5 प्रिंसिपल है, इक्विटेबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, कल्चरल अडेप्टेबिलिटी, एस्थेटिक अपील। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके माध्यम से हम वी कैन से कि जो भी हम पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वहाँ उसके माध्यम से जो बच्चे डिसेबिलिटी फेस कर रहे हैं वो क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस कर सकते हैं। इक्विटेबिलिटी का मतलब एक इक्विटी के प्रिंसिपल को फॉलो करना, ऐसा नहीं कि आप जो है आप डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच अपना रहे हो। इक्विटेबिलिटी, जो बच्चे हैं वो सारी चीज़ों को, इवन वो डिसेबल हैं, सारी चीज़ों को उसी प्रकार से एक्सेस कर सके। अगर एक्सेस कर सकते हैं तो ऐसा ना हो कि उसमें आप कॉस्ट ऐड कर रहे हो, तो अफोर्डेबिलिटी एस्पेक्ट भी देखना है। ड्यूरेबिलिटी, यूजेबिलिटी वाले प्रिंसिपल है कि जो भी चीज़ें आप प्रोवाइड करें उनकी यूजेबिलिटी पर भी ध्यान में रखना, ये भी एक पॉइंट हाईलाइट किया गया है। एंड एक एस्थेटिक अपील भी होना चाहिए, मतलब इन द सेंस कि जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूजेबल भी हो और साथ में अट्रैक्टिव भी हो। जो बच्चे भले वो डिसेबल्ड हो या डिफरेंटली एबल्ड हो, वो एक प्रकार से उसके प्रति अट्रैक्ट भी हो और उनके मन में आए कि ठीक है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेट्स गो फॉर अ क्वालिटी एजुकेशन। मतलब मैं पढ़ता हूँ, मेरे लिए किसी भी प्रकार का चैलेंज नहीं है। इवन कल्चरल अडेप्टेबिलिटी भी जरूरी है। इट मीन्स जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटाइजेशन है, चाहे वो पेरेंट्स का हो, टीचर्स का हो या स्टाफ का हो या टेक्नोलॉजिकल एडिशन हो, सब कुछ करने की जरूरत है। तो ये सारे जो कदम उठाए जाएं, दैट हैज टू बी बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स। ये इक्विटेबिलिटी, यूजेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इन प्रिंसिपल्स पर आपका बेस्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द केन बेतवा रिवर लिंक। ये टॉपिक आपका
ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए फ्रेम हो जाता है केन बेतवा के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स डिस्कस। अच्छा अगेन मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अभी वीडियो फर्स्ट आई हैव टू रिकॉर्ड, फिर उसके बाद मैं इसको आपको लाइव करूंगा कि जिससे कि जो वीडियो कैटेगरी में ही आपको वीडियो दिखे। देखो कुछ जो आपके वीडियोज होते हैं वो वीडियो कैटेगरी में दिखते हैं और कुछ लाइव कैटेगरी में दिखता है, तो आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हिंदू सेशन लाइव में दिख रहा है और इस टाइप से। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 9 साढ़े 9 तक आपका अपलोड हो जाएगा अभी फिलहाल के लिए, और फिर जो है आप वीडियो कैटेगरी में ही आपको वीडियो दिख जाए, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब में देखो ना, वीडियो क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे केन बेतवा लिंक की बात करें तो केन बेतवा लिंक की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो नया डैम बनाया जा रहा है दैट इज धौधन डैम केन रिवर पे बनाया जा रहा है। एंड ये किस टाइगर रिजर्व में बनाया जा रहा है, दैट इज पन्ना टाइगर रिजर्व पे ये बनाया जा रहा है। तो कंटिन्यूस बेसिस से इसी पे डिस्प्यूट चल रहा है। सपोज करो कि जो ये डैम बनाया जा रहा है इसमें लगभग लाइक ये एक डैम है, इससे इरिगेशन फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर भी मान लो, ड्रिंकिंग वाटर तो नहीं, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लगभग 103 मेगावाट जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, दैट विल ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे देखो ये कहा गया कि सरप्लस डेफिसिट मॉडल पर ये बेस्ड है। सरप्लस डेफिसिट मॉडल का मतलब क्या है कि एक रिवर से पानी को कैनाल के माध्यम से ट्रांसफर किया जा रहा है, सरप्लस पानी को कम जगह जहां पानी कम है वहां ट्रांसफर आपका किया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि अगर जिस रिवर के अंदर पानी सरप्लस है, फ्यूचर के अंदर सरप्लस रहता है कि नहीं पता नहीं, अब आपने पन्ना रिजर्व पे जो डैम बना भी दिया, वो डैम पे पानी कितना है, कब तक रहेगा, साथ में जब पानी रहेगा या जब आप डैम बनाओगे तो आसपास की इकोलॉजी कैसे अफेक्ट होगी। पन्ना एक टाइगर रिजर्व है जहां 2009 तक पूरा का पूरा उसमें टाइगर खत्म हो गया था, धीरे धीरे स्टेप्स लिए जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा हैबिटेशन है टाइगर्स के लिए। तो डैम बनेगा तो उनका जो हैबिटेशन है दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। ये एक चैलेंज है और कई एक्सपर्ट्स भी इस पे लगातार बात कर रहे हैं। सो इंडिया ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर लेकर आए थे एंड ये एक की प्रोविजन है, इसमें कुछ सेक्शंस 18 है, 35 है और इसमें ये भी आपका हाईलाइट किया गया कि जैसे सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स हैं, वो क्रिएट करना किसके लिए, जो भी आपके जो वाइल्ड एनिमल्स जैसे मान लो टाइगर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए नेशनल पार्क्स, या जो इकोसिस्टम्स के प्रोटेक्शन के लिए सेंचुरीज, नेशनल पार्क ये क्रिएट किए जा सकते हैं। सेक्शन 29 और 35 है किसी प्रकार की जो ह्यूमन एक्टिविटीज बिना अप्रूवल के नहीं की जा सकती। अब डैम बनाना इट मींस इट्स अ ह्यूमन एक्टिविटी, अब इसमें भी स्पेसिफिक अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी, जो कि मुश्किल है मिल पाना, लेकिन ठीक है सरकारी तंत्र है तो मिल भी सकता है। सो पन्ना टाइगर रिजर्व द सेंट्रल एम्पावर्ड जो कमिटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फ्रेम भी की गई थी, उसमें ये कहा गया कि जो इस प्रकार का डाइवर्जन किया जा रहा है, मतलब जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व का जो एरिया है उसको डैम के लिए अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो वो किसी भी प्रकार से वहां के वाइल्ड लाइफ इंप्रूवमेंट के लिए अच्छी नहीं है। अब स्पेसिफिक जो सेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उसमें चीज कही गई कि अगर आप लैंड को ऐसे डाइवर्ट करते हो और वो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है तो आप कर सकते हो, तब किया जा सकता है। क्योंकि देखो जब डैम बन जाएगा तो नीचे ही इसी डैम से जो पानी नीचे जाएगा तो केन घड़ियाल सेंचुरी भी बनी हुई है। अब ये जो आपके गैंगटिक घड़ियाल हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए अब पानी का जो नेचुरल फ्लो इस डैम की वजह से दैट विल बी अफेक्टेड। इससे जो घड़ियाल है, घड़ियाल विल ऑल्सो बी अफेक्टेड, जो मगरमच्छ टाइप होते हैं दे विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। अब लीगैलिटी की अगर बात किया जाए तो इवन जो आपकी सेंट्रल पावर्ड कमिटी है उसने कहा कि जो अप्रूवल है by the standing committee of the National Board for Wildlife to the Ken Betwa link project has not been proved to be necessary for the improvement and the better management। यहां पे देखो साफ साफ ये बात है कि अगर अप्रूवल दिया भी जाएगा तो अप्रूवल इस कंडीशन में ही दिया जाता है कि आप जब इसको बनाओगे तो इसका जो बेनिफिट होगा वो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में होगा। बट यहां पे जब आप टाइगर रिजर्व बना रहे हो, लाइक यू हैव द पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो आपका आपने है उसमें डैम बना रहे हो, तो वो किसी भी तरीके से वहां की वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल नहीं है। हमारे लिए क्योंकि हम सरप्लस डेफिसिट मॉडल पे जा रहे हैं कि इस रिवर से उसमें पानी जो है ट्रांसफर कर दिया, केन बेतवा से ट्रांसफर कर दिया कैनाल के माध्यम से, तो पानी सरप्लस से जहां कमी है वहां चला गया, फिर इरिगेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा, लेकिन ओवरऑल वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए वो इतना हेल्पफुल नहीं है। तो बहुत ज्यादा अगर देखा जाए इसके इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो एक स्पेसिफिक हैबिटेट है स्पेसिफिक बहुत अच्छा जो हैबिटेट है आपका, दैट हैबिटेट विल बी अफेक्टेड। जो टाइगर का हैबिटेट है दैट टाइगर हैबिटेट विल आल्सो बी
अफेक्टेड। यहाँ पे अच्छा रेनफॉल है, बहुत यूनिक वी कैन से जो हैबिटेट टाइगर के लिए दैट विल आल्सो बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे कहा गया कि इसकी जगह जो बंदर खांड्स जो एंड जो लाइक जो बंदर खांड्स एस्टवाइल चंदेल पीरियड जो लेक्स पॉन्ड्स हैं उनको रिवाइव किया जा सकता है। गवर्नमेंट इनको रिस्टोर भी कर सकती है, क्योंकि इस रीजन में काफ़ी बढ़िया रेनफॉल होती है। तो जब रेनफॉल होती है तो इनमें जो पानी है वी कैन से कि लाइक ये पानी है वो आपका अवेलेबल रहे। और अगर आप डैम बनाते भी हो तो ये जो लेक्स है इनको रिस्टोर करना जरूरी है, कि जो वाटर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इकोसिस्टम इकोलॉजी अराउंड वाटर ही डेवलप करती है। तो ऐसी स्थिति में कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स भी लेने की जरूरत है। इस सेशन का पीडीएफ आप सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो बोथ टेक्निकल एंड लीगल अगर देखा जाए तो कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर नहीं उठाएंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर के अंदर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश जो आपकी सरकारें हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट की चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि पानी जो है, पानी की अगर बात किया जाए तो इरिगेशन है या फिर ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें दोनों जो सरकारें हैं दोनों स्टेट्स की दे माइट बी अफेक्टेड, वो आपके काफी हद तक अफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इफ रिस्क ऑफ कमर्शियल रिलीज ऑफ जीएम मस्टर्ड इरिवर्सिबल। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हाईलाइट किया है। अब इसमें देखो कुछ जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीएम इस पर पूरा डिस्कशन मैंने आपकी किया है, बट थोड़ा सा कंटेक्स्ट हम लोग जो है देख लेते हैं। देखो ऑलरेडी जैसे कई प्रकार के जीएम क्रॉप है, जैसे बीटी कॉटन के बारे में यू मस्ट हैव हर्ड, बीटी कॉटन के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपका जीएम मस्टर्ड के बारे में हम बात करते हैं, जैसे धारा वाली वैरायटी है जीएम मस्टर्ड। अब यहाँ पे बीटी कॉटन ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, दैट वी कॉल इट एज बैसिलस थ्रोनोजेनेसिस, ठीक है। तो एक जीन को जो बैसिलस थ्रोनोजेनेसिस है उससे एक जीन को ट्रांसफर किया जाता है कॉटन में, कॉटन में, और कॉटन की नई वैरायटी जो है वो बनती है। और वो कॉटन की वैरायटी प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है क्राय प्रोटीन। और इस क्राय प्रोटीन की वजह से किसी भी प्रकार का जो कीड़ा है वो कॉटन के पौधे को खा नहीं सकता है। तो ये एक प्रकार से बायोपेस्टिसाइड का काम करता है, बायोपेस्टिसाइड के रूप में जो है काम करता है। अब यहाँ पे आप इस चीज को समझो कि जो बीटी कॉटन है, जो बीटी कॉटन की अगर हम बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द बीटी कॉटन और जीएम मस्टर्ड, तो यहाँ पे क्या है, दीज आर कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है, या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। दे आर कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड। मतलब आपने क्या किया कि उसके जेनेटिक लेवल पे बदलाव किए, जेनेटिक लेवल, जैसे प्लांट है उसके जेनेटिक लेवल पे आपने बदलाव किए। तो जब आप जेनेटिक लेवल पे प्लांट के बदलाव करोगे तो उसे हम ट्रांसजेनिक या किसी फॉरेन जीन को अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे तो ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को हम कहेंगे। अब इसमें देखो, जब भी आप इस तरीके की रिसर्च करते हो तो पहली चीज जीईएसी, ये जो आपका जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमिटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, तो उसका अप्रूवल चाहिए होगा। उसके अप्रूवल के बाद ही आप इसमें रिसर्च और सारी चीजें जो है कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न क्या रहता है, सबसे बड़ा, जैसे जीएम मस्टर्ड के केस में बीटी कॉटन ही इकलौता भी है जिसको अप्रूव किया गया। अब सबसे बड़ा कंसर्न क्या है जीएम मस्टर्ड को लेके, जैसे फॉर एग्जांपल कि जब आप जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट करते हो, जेनेटिक लेवल पे उसमें बदलाव कर देते हो, तो उसका जो इंपैक्ट है वो इंपैक्ट किस तरीके से हमारी हेल्थ पर होगा, इकोसिस्टम में कैसे होगा। जैसे ये कहा गया कि जब जीएम मस्टर्ड में आप जो चेंजेस कर रहे हो, इससे उसके जो फूल हैं उस फूल पे वो कीड़े नहीं आएंगे, या जो कीड़े जो कि उसको पॉलिनेशन करते हैं वो कीड़े नहीं आएंगे। तो जो कीड़ों की पॉपुलेशन है जो कि पॉलिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि पॉलिनेशन के बाद ही सीड बनते हैं और प्लांट का फर्दर सीड के बाद ही फिर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर वो कीड़े ही अट्रैक्ट नहीं होंगे, पॉलिनेशन नहीं करेंगे, तो किस तरीके से फ्यूचर के अंदर जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स मल्टीप्लाई करेंगे, या प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है वो किस तरीके से अफेक्ट होगी, प्लांट की पॉपुलेशन किस तरीके से अफेक्ट होगी, और ऐसे यूजफुल कीड़ों की पॉपुलेशन का क्या होगा, ये बात आपकी कही गई। दूसरा, जीएम क्रॉप हमारे शरीर को किस तरीके से अफेक्ट करेगा, मतलब कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसका जो आपका जीन है वो हमारे शरीर के अंदर जब जाएगी तो वो जीन किस प्रकार से अफेक्ट करेगी। तो ये कुछ ऐसे कंसर्न है जो कि ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। ये पहले भी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, तो ये आप लोग पीडीएफ में आपसे शेयर करूंगा तो आप लोग देख लेना इसमें ये जो कंटेंट। अब इसमें एक स्पेसिफिक चीज आपके लिए ध्यान, एक तो
जो मेंस का क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया हुआ है, एक तो आपको याद रखना GAC के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे ICAR इंडियन काउंसिल जो एग्रीकल्चर रिसर्च है, ये भी काफी सारे रिसर्च जो है GM क्रॉप्स पे करता है। कई प्रकार के प्रोजेक्ट, नेटवर्क प्रोजेक्ट है जो कि रन किए जाते हैं इसके द्वारा, ICAR के द्वारा आपके रन किए जाते हैं। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स है इन पर आपका जो है वो रन किया जाता है। कई प्रकार की गाइडलाइंस हैं कि किस प्रकार से जो GM क्रॉप्स को या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को आपको डेवलप करना है। जो रेगुलेटरी सिस्टम GM क्रॉप्स की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर आता है, उसकी रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के अंदर GEAC है। ये गाइडलाइंस हैं जो कि GM क्रॉप्स को केस बाय केस पूरा टेस्टिंग करते हैं, क्या इसका इंपैक्ट होता है, सारी चीजें जो है आपका देखा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल लेवल पे कोडेक्स एलिमेंटेरियस करके कुछ इसमें भी गाइडलाइंस है कि GM क्रॉप्स के लिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। मेंस का प्रश्न देखते हैं। अभी आप ये ध्यान रखना है कि बैच आपका 20% ऑफ का जो बैच है रिपब्लिक डे का, वो है लास्ट डे आपका 28 जैन है। तो बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अमाउंट आप देख रहे हो इसमें, जैसे मेरे जो कोर्सेस हो तो आप एक्सेस कर सकते हो। प्लस आपको ध्यान में रखना है ये आरंभ बैच जो है वो शुरू हो रहा है 2024 के लिए आरंभ बैच है। अब इसमें सारे जितने भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितने सब्जेक्ट है सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हो। मेरे द्वारा साइंस टेक लिया जाएगा, ठीक है। तो 32 सेशंस हैं और जुलाई से ये सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि पूरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका जो बैच है वो 27 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो ये ऑफर आपका क्या है, जनवरी, ये जो ऑफर आप देख रहे हो, ये जो ऑफर सिर्फ इस बैच कोर्स के लिए नहीं है। ये बैच कोर्स तो आप एक्सेस करोगे, साथ में सारे दूसरे कोर्सेज भी आप एक्सेस कर पाओगे। लेकिन ये बैच कोर्स आपका 27 तारीख से शुरू हो रहा है। डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने सब, इवन साइंस टेक्नोलॉजी, तो जैसे आई विल टेक साइंस टेक्नोलॉजी, ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लिए जाएंगे। लाइव क्लासेस होंगी। और आप 24 की तैयारी करो तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करो। नीचे जाना है, लिंक जो है उस पर क्लिक करो, UPSC CSC सेलेक्ट करो, SPLIVE कोड डाल के ज्वाइन आप कर सकते हो। तो कई प्रकार के जो बैच कोर्सेस है जैसे आप कर सकते हो। tanacademy.com में जो UPSC CSC सेलेक्ट करो, SPLIVE कोड डाल कर ज्वाइन कर सकते हो। ये क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेन द रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर GM क्रॉप्स इन इंडिया। भारत में GM फसलों के नियामक तंत्र की व्याख्या जो है वो आपको करनी है। सो आज के लिए इतना ही। अगेन एडमिनिस्ट्रेटिंग की जो आप सेशन देख रहे हो, ठीक है। तो ये सेशन फर्स्ट आई हैव टू रिकॉर्ड, देन आई विल, फिर आपका इसको लाइव किया जाएगा, ठीक है, जिससे कि आप एक ही जगह पे पूरे वीडियोस आप एक्सेस कर सको, ठीक है। ये क्योंकि यूट्यूब ने इतने एल्गोरिदम चेंज कर रखे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। सो आज के लिए इतना ही। इसका PDF सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, खुश रहें, प्रिपरेशन करें। थैंक यू। सेशन को लाइक जरूर से करें।